अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हमने फ़ंक्शन के बारे में सीखना है। फ़ंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज फाइंड कैसे की जाती है, और इसके बाद हम फिर फंक्शन के ग्राफ के बारे में सीखेंगे। और लास्ट पे फिर ग्राफ से ही मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, सो फंक्शन की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ आने से पहले मैं इसको आपको रफ बताता हूँ। बेसिकली फंक्शन का आइडिया क्या है मैथमेटिक्स में। बेसिकली ना फंक्शन इज़ जस्ट लाइक अ मशीन, काम करता है मशीन की तरह। मशीन को आप क्या करते हैं, सिंपली उसको इनपुट देते हैं, उस पर कुछ काम करती है, वर्क करती है और हमें रिजल्ट में आउटपुट दे देती है। मैथमेटिक्स में फंक्शन का एग्जैक्टली यही रोल है। आप फंक्शन में आप इसको वैल्यूज़ इनपुट देते हैं और रिजल्ट में हमें ये आउटपुट देती है। ठीक है, इसी तरह से इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन दरअसल किसी एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंस का नाम है। इसका बात का मतलब क्या है, एग्जांपल से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जी, वी हैव अ सर्कल। लेट्स से ये आपके सामने एक सर्कल मैंने ड्रा किया और इस सर्कल को ऑफ कोर्स कोई ना कोई सेंटर भी होता है। सेंटर से लेकर ये बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस आप जानते हैं, इसको रेडियस कहा जाता है। अब इस सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर। इस तरह से हम इस सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। तो बेसिकली इस फॉर्मूले में ये एक्चुअली फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, इसमें जो आपका r है, बेसिकली आपका जो एरिया है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। आपका एरिया डिपेंड करता है रेडियस पर, कितना रेडियस होगा उस हिसाब से आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, आप इसकी वैल्यूज़ को वेरी करते जाएंगे। आर की वैल्यू को लेट्स से इस केस में अगर फर्ज करें आर इज इक्वल टू हमारे पास है 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया, सिंपली ए ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई टाइम्स 1 का स्क्वायर एंड दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू पाई। इसी तरह से अगर आपको आर को 2 कह देते हैं तो 2 के हिसाब से आंसर 4 पाई आ जाएगा। तो बेसिकली इस केस में बताने का मकसद ये है कि आपके पास एरिया फाइंड करने के लिए आपको रेडियस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, ये दरअसल एक फंक्शन है। अब मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली हम फंक्शन को आमतौर पर f से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। और ये दरअसल अगर प्योरली आप डेफिनेशन देखें तो एक सेट E से या बल्कि D से E के दरमियान एक रूल हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, आपकी जो ये D पॉइंट सेट हमने लिया, यहाँ पर ये 2 सेट हैं बेसिकली। ये D सेट होता है इनपुट्स का सेट, और जो आपको E सेट नज़र आ रहा है ये बेसिकली आउटपुट्स का सेट है। ठीक है, ओके, ये सेट है हमारे पास आउटपुट्स का। अब फंक्शन आपके पास f है, इसको आमतौर पर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। आपका जो x है वो d का एलिमेंट है, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एक यूनिक y एग्जिस्ट करता है। अब लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक y। ठीक है, जो कि सच दैट, आगे लिखें सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। आपके पास इनपुट्स, हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट, मतलब रफली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ ना, हर इनपुट के लिए आपके पास यूनिक आउटपुट मिलेगी। एक इनपुट से आपको 2 आउटपुट्स नहीं मिल सकती। ठीक है, आपने x को इनपुट किया, उस पर फंक्शन अप्लाई किया एफ ऑफ x, आपको आउटपुट में ये एक एलिमेंट मिलेगा, सिंपल एफ ऑफ x। इसको हम y भी लिख देते हैं आमतौर पर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। एग्जाम्पल पे चलें तो अच्छा, एक और बात उससे पहले, कैलकुलस में हम ये जो डी सेट है इसको डोमेन भी कहते हैं, एक्चुअली ओवरऑल डोमेन कहते हैं। कैलकुलस में हम डोमेन और रेंज दोनों को सेट ऑफ रियल नंबर्स लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वेरी कर सकती है, ये हम चेंज भी करेंगे इसको, और वो देखते हैं आज के लेक्चर में। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपके पास ये जो डी सेट है दिस इज़ दी इनपुट्स का सेट, डोमेन इनपुट ही होती है बेसिकली, और ई सेट आपके पास आउटपुट्स का सेट है, और आउटपुट एक्चुअली आपके पास रेंज को कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं, वन ऑफ देम इज y। y जो हमारे पास होता है दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, y इज एक्चुअली दी डिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि x पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड करती है आपका x क्या होगा उसके हिसाब से आपके पास y आएगा। बट आपका ये जो x है दिस इज इंडिपेंडेंट, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आपका जो x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूँ। लेट्स से आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
ये फंक्शन की एक सादा सी मिसाल है। आप ये देखें, इसमें इनपुट आप क्या क्या कर सकते हैं, तमाम के तमाम रियल नंबर्स आप इसको इनपुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। सो इस केस में आपके पास डी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। अच्छा, अब आप देखें ना ज़रा, ये तमाम पॉसिबल इनपुट्स हैं। डोमेन क्या होती है, पॉसिबल इनपुट्स होती हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स होती हैं। नेक्स्ट हमने इसकी फाइंड करनी है रेंज। और अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करें तो आप देखें एक्स स्क्वायर पावर 2 होने की वजह से कभी इसका आंसर नेगेटिव में आ ही नहीं सकता। मिनिमम जो आंसर इसका आएगा वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, मिनिमम आंसर इसका पॉसिबल जो है ज़ीरो। आप बेशक माइनस में वैल्यूज़ पुट करें या प्लस में पुट करें, आपके पास आंसर हर केस में पॉजिटिव आएगा। सो इसकी जो रेंज अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो दिस इज़ एक्चुअली ज़ीरो इंक्लूडेड है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के सब पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सामने मैंने डोमेन और रेंज लिखी है ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए है। इसी तरह से अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, फंक्शन में चेंज करता हूँ। लेट्स से आई हैव अ फंक्शन फॉर एग्जांपल, चले मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू, आप 1/x-1 ले लें। ठीक है, अब देखें ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 1 पर कोई आंसर हमें नहीं देता, 1 पर अनडिफाइन है। यानी आप x को अगर 1 रखते हैं, लेट्स से मैं x को 1 रखता हूँ तो हमारे पास y आ जाएगा 1/1 - 1, तो 1 - 1 इज 0, समथिंग ओवर 0 इज एक्चुअली अनडिफाइंड। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। तो 1 जो है आप इसको इनपुट नहीं दे सकते, 1 के अलावा जितने भी रियल नंबर है सब के सब आप इसको इनपुट दे सकते हैं। दैट मीन्स आपके इस फंक्शन का जो डोमेन होगी, दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द इंटीजर 1। या इसको लिखने का एक और तरीका भी है, आप ये लिख सकते हैं -∞ टू 1 ओपन इंटरवल, 1 इंक्लूड नहीं है, यूनियन लें इसका, अगेन 1 से स्टार्ट करें एंड देन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब 1 को माइनस करने का एक तरीका ये भी है, आप दोनों साइड पर ओपन इंटरवल लगाएं और उन दोनों को इकट्ठा करने के लिए इसका यूनियन ले लें। ये आपके पास आ गई है इस फंक्शन की डोमेन। अच्छा, अब नेक्स्ट काम है, हमने इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है। मतलब रेंज का मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, क्या क्या आउटपुट्स आ सकती हैं। तो रेंज फाइंड करना, यस ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इन सम केसेस, बट आपके पास ये जो फंक्शन है इस केस में आप थोड़ा इजी है फाइंड करना। कैसे इजी है, इस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप ये फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू 1/x-1, आप इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करें, यानी x को एक तरफ ले जाएं, y को दूसरी तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखें ना y x की फॉर्म में, आप लिखें x को y की फॉर्म में। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, अच्छा मैं बताता हूँ ये हम कर क्यों रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ज़रा भी। सो आप x-1 को इस तरफ लें तो आपको बस बनेगा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, xy - y आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ से आपको मिलेगा xy इज इक्वल टू 1 + y, और अल्टीमेटली यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 1 + y डिवाइडेड बाई y। ये आपके पास आ गया है जी इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब हमने फाइंड क्यों किया इनवर्स फंक्शन, ये भी सुन लें। आपका जो ओरिजिनल फंक्शन होता है ना, जैसे ये देखें y इज इक्वल टू f(x) था हमारे पास, इसकी जो डोमेन होगी ना, लिख लें आप, डोमेन ऑफ f ये इक्वल होगी आपके पास रेंज ऑफ f इनवर्स। आप इनवर्स फंक्शन फाइंड करें, उसकी जो रेंज होगी वो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होगी एंड वाइस वर्सा। यानी आपके पास जो रेंज है ना f की, दिस इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। ठीक है, ये एक रिलेशन है जो कि आपने याद रखना है, हमने इसी को यूज़ किया यहाँ पर रेंज फाइंड करने के लिए। हमने उसका इनवर्स फाइंड किया और इनवर्स की हमने फिर डोमेन फाइंड करनी है। ये देखें ज़रा, डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन f। तो इसकी अगर आप फाइंड करना चाहें, ये हमारे पास f इनवर्स है, इसकी डोमेन क्या होगी, सिंपल पता चल रहा है। आप डिनोमिनेटर में हमें क्योंकि 0 काबिल कबूल नहीं है, तो y इज इक्वल टू अगर आप 0 रखते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 + 0 डिवाइडेड बाई 0, तो समथिंग ओवर 0 इज अगेन अनडिफाइंड। तो आपके पास इनवर्स की डोमेन क्या आई है, डोमेन ऑफ f इनवर्स, तमाम के तमाम रियल नंबर्स आ गए हैं बट 0 शामिल नहीं हो सकता इनमें ना, क्योंकि यस 0 जो फंक्शन आपका 0 पे अनडिफाइन है। तो ये आपकी डोमेन है f इनवर्स की, साथ ही साथ में ये आपकी रेंज भी है f की। तो फंक्शन की रेंज ये वाली आ गई, डोमेन हमने इसकी ये फाइंड की थी। इस तरह से आप फंक्शंस की डोमेन और रेंज एवेल्यूएट कर सकते हैं।
आई होप कि आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब ये फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है। डोमेन फाइंड करना ऑलमोस्ट ईजी है। रेंज आपको फाइंड करने के लिए सम टाइम कुछ ट्रिक्स भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने जो मुख्तलिफ फंक्शन यूज़ करने हैं, जहाँ पर मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं ज़रूर आपको कुछ और मेथड्स भी बताऊँगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। तो ये था जी, दिस इज़ ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, बेसिकली ना बल्कि ग्राफ से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ। इसको टॉपिक को मैं नाम देता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। कितने वेज हैं बेसिकली जिनमें हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। बेसिकली जो 4 मेथड हैं, किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के 4 मेथड्स हैं। उनमें से जो फर्स्ट मेथड है, दिस इज़ सिंपली आप वर्बली उसको डिफाइन कर सकते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दे सकते हैं। चले मैं यहाँ पर बल्कि लिख ही देता हूँ। द फर्स्ट मेथड इज़, जो कि आमतौर पर हम कम यूज़ करते हैं, आप सिंपली उसको वर्बली डिस्क्रिप्शन देकर आपको उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड मेथड आपके पास जो है रिप्रेजेंटेशन क्या किसी फंक्शन को, दिस वन इज़ न्यूमेरिकली, यानी आप टेबल के ज़रिए भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल में आप एक इनपुट का कॉलम ले लें, एक आउटपुट का कॉलम ले लें, तो हमें बेसिकली, चूँकि फंक्शन आपको बताया है मैंने इनपुट आउटपुट का ही नाम है, तो वहाँ से भी आप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की है, दिस इज़ दी, आप ये कर सकते हैं कि इसको ग्राफ के विजुअली ग्राफ के थ्रू भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिख लें यानी विजुअली, ओके, बाय यूजिंग द ग्राफ। और ग्राफ आपने कहाँ पर ड्रा करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, ये भी आपको फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन देता है। और लास्ट वन जो अभी हम ऊपर यूज़ करके आए हैं, सिंपली अलजेब्रिकली, मतलब शुरू में जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था एक ना, अलजेब्रिकली। ठीक है, सिंपल आप एक एक्सप्लिसिट सा उसके बारे में फॉर्मूला बता सकते हैं। जैसे ऊपर आपने देखे, हमने ये एक फंक्शन था ना, y इज इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 1 फंक्शन है, और इसको रिप्रेजेंट करने का अलजेब्रिक मेथड है ये। लेकिन हम अभी इंटरेस्टेड हैं ग्राफिक मेथड में, सेकंड जो थर्ड वाला आपको मैंने बताया। ठीक है, ग्राफ के लिए हमें चाहिए होगा एक सिस्टम, डिपेंड करता है आप फंक्शन कौन सा ले रहे हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और 2 डायमेंशन यूज़ होंगी, y और x। आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल आपको नज़र आ रही है, दिस वन इज़ x एक्सिस, और इसी तरह जो वर्टिकल नज़र आ रही है, ये y एक्सिस होती है। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन नज़र आ रही है ना, x एक्सिस, इस पर हम इनपुट्स लेते हैं इसके कोरोस्पोंडिंग, और जो y एक्सिस नज़र आ रही है, इसके कोरोस्पोंडिंग हम आउटपुट्स को देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस, अच्छा लेट्स से आई हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। फर्ज करें मेरे पास ये कोई भी एक फंक्शन आर्बिट्रेरी सा हो सकता है, इसका ग्राफ क्या होगा। ग्राफ, चले मैं इसको लिख लेता हूँ मैथमेटिकली। ग्राफ आपका क्या होता है, दिस इज सिंपली इक्वल टू, ऑर्डर पेयर होते हैं। कौन सा ऑर्डर पेयर, x इनपुट्स का सेट है और आउटपुट्स x कॉमा f ऑफ x, सच दैट आपका जो x है बिलोंग करता है जो डोमेन ऑफ द फंक्शन, और जो भी होगी इसमें जितने भी ये पॉइंट्स आएंगे ना, ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली मैनी होंगे। यानी एग्जांपल के तौर पर, चलो एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखें, आपने वो तमाम पॉइंट्स लेने, कौन से लेने हैं, x कॉमा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, f ऑफ x की जगह मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो अब देखें, x आपको मैंने बताया था ऑलरेडी, इसकी डोमेन क्या है, फंक्शन की सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो आप पुट करते हैं जरा 1 बाय 1, x को 1 पुट करें, क्या आएगा, 1 पुट करें तो हमारे पास दोनों 1 1 आ जाएंगे। x को आप 0 पुट करें तो आपके पास दोनों पॉइंट्स 0 0 आ जाएंगे। x को चलें अब आप -1 पुट कर लें तो आपके पास पहला पॉइंट तो -1 आएगा, लेकिन दूसरा स्क्वायर की वजह से +1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करूँ ना, लेट्स से दिस इज़ 1, चलें इसको 2 कह देते हैं, एंड सो ऑन 3। इसी तरह से नेगेटिव साइड, मतलब लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -1 -2 देन -3। ऊपर को जाएंगे तो अगेन आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, देन 3, एंड देन आपके पास 4 आ जाएगा। तो देखें ज़रा, आपने यहाँ पर देखा था 1 पॉइंट पर आपका एक तो ऑर्डर पेयर ये वाला बन रहा है, ये पॉइंट 1 1। उसके बाद 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, वो ये वाला बनेगा। इसी तरह -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 आपने पुट किया तो पॉइंट 0 0 आ गया। अब आपने करना क्या है, इन सब पॉइंट्स को मिला देना आपस में कुछ इस तरह से। तो ये रफ सा स्केच मैंने बनाया है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
इसी तरह से आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर वे जो है ना वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 या 4 में आई गेस, ठीक है। बट यहाँ पर बस आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ बेसिक फंक्शंस के ग्राफ आपको बता दूंगा, वो आपने याद रखने हैं आगे के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से आप किसी भी फंक्शन का ग्राफिकल हम रिप्रेजेंटेशन उसकी दे सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ग्राफ के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, दिस इज अबाउट वर्टिकल लाइन टेस्ट। ग्राफ से ही मुतल्लिक है, पहले लिख लेते हैं जरा, दी वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन बेसिकली नाम में ही छुपा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली आपके पास। अच्छा जी, फर्ज करें आपके पास जो है ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बी गिवन है, लेट्स से दिस वन, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास कोई कर्व गिवन है, कोई भी कर्व। मैं पहले तो रैंडमली ज़रा एक कर्व लगा देता हूँ इसके अंदर। चलें, लेट्स से कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ये आर्बिट्रेरी कोई भी कर्व हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कर्व हमने लगाई है, ज़ाहिर बात है किसी ना किसी फंक्शन की रिप्रेजेंट कर रही होगी ये, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। इसके लिए हमें चाहिए वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन बेसिकली हमें बताती है कि आपकी कोई कर्व जो आप बनाते हैं, क्या वो एक्स वाई प्लेन में, अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व मोर देन वंस, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का, आपने अपने डोमेन पर वर्टिकल लाइंस लगानी है, लेट्स से दिस वन, जो भी आपकी डोमेन होगी, और अगर आपकी कोई सिंगल वर्टिकल लाइन भी एक्स एक्सिस के अलावा कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच कर गई, जैसे इस केस में देखें एक पॉइंट ये एक्स एक्सिस के अलावा दूसरा पॉइंट इस पर टच कर रही है, थर्ड पॉइंट आपको इस पर टच कर रही है, तो इसका मतलब है ये जो कर्व आपने बनाई है ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। वजह क्या है, आपके पास देखें ना, आपको बताया था मैंने, एक्स एक्सिस इनपुट होते हैं, वाई एक्सिस जो आउटपुट होते हैं। आपने इनपुट तो एक किया, लेकिन आउटपुट आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। एक इनपुट के लिए 3 आउटपुट तो काबिल कबूल है ही नहीं, है ना। फंक्शन की डेफिनेशन ही हमें ये कहती है कि आपके पास एक इनपुट के लिए आउटपुट मैक्सिमम 1 होना चाहिए, और वर्टिकल लाइन बेसिकली हमें यही बताती है। अगर आपकी सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, जैसे चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस पर मैं अभी जैसे हमने ग्राफ ड्रा किया था ना एक्स स्क्वायर का, मैं अगेन ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करता हूँ। अब इस पर देखें, आप जहाँ मर्जी वर्टिकल लाइन लगा लें, जहाँ मर्जी आप वर्टिकल लाइन लगाएं, लेट्स से मैं कितनी भी लगा देता हूँ इधर, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये जो ग्रीन वाली लाइंस आपको नजर आ रही हैं, दीज आर द वर्टिकल लाइंस। एक्स एक्सिस के अलावा ये वाली लाइन इस पॉइंट को टच कर रही है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के अलावा आपके पास इस पॉइंट को टच कर रही है, ये वाली लाइन इसको टच कर रही है, ये वाली इसको कर रही है। यानी ये इनपुट आपके पास, इस इनपुट के लिए ये आउटपुट आ गया, ये इनपुट है इसके लिए यूनिक आउटपुट आ गया, ये इनपुट है 0 और 0 ही इसका आउटपुट है, ये इनपुट है और इसके लिए यूनिक आउटपुट, इसी तरह से यहाँ पर ये इनपुट है और उसके लिए यूनिक आउटपुट आ गया, ठीक है। दिस इज द वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि कोई कर्व अगर आपके पास गिवन है, उसको ये चेक करने के लिए क्या ये कर्व किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट का। सो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं क्या क्या चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। स्टार्ट किया था फंक्शन की डेफिनेशन से, कुछ एग्जांपल्स देख ली थी, उसके बाद डोमेन और रेंज क्या होती है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज कैलकुलेट कैसे की जाती है। देन हमने ग्राफ के बारे में सीखा, फंक्शन का ग्राफ डेफिनेशन पढ़ी थी, बस एग्जांपल भी देख ली थी, फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप ग्राफिकली चेक कर सकते हैं कि कोई कर्व जो है वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली हमें ये इसके बारे में बताता है, ठीक है। ओके, सो आज के लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ग्राफ से ही मुतल्लिक कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।